हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी अपनी धीरे-धीरे शुरू कर चुके होंगे। सिलेबस पढ़ना शुरू कर चुके होंगे क्योंकि मई खत्म होने वाली है। जून के लास्ट में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी कि आपके परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएँगे, आपके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं और कब इसकी प्रोसेस चालू होगी, ये आपको जून में कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यहाँ पे आपको टेलीग्राम से हमारे सारे सीरीज़ हैं, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे कंटेंट, बेहतर कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल रहा है। बस एक ही चीज़ है आपसे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत हमारे जो बहुत साथी हैं, वो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। जैसे हमारे प्रदीप जी हैं, अनवी जी हैं, राहुल जी हैं। और ये लोग लगातार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इनका बहुत-बहुत धन्यवाद और लगातार आप लोग क्लास करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। शेयर करें, कमेंट करें, हम आपका नाम ऐसे ही वीडियो में लेते रहेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी, 5th पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का और ये है पवन सीरीज। पवन सीरीज को हम लोग एक बार में पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। सारे बहुविकल्पीय प्रश्न एक बार में देखने की कोशिश करेंगे। बात प्रश्न की नहीं है, प्रश्न और आंसर तो आपके सामने लिखा है, आप तो वो कर सकते हैं। हमें क्या देखना है, हमें उसकी व्याख्या देखनी है और जिससे हमारे क्वेश्चन और बन सकते हैं और हम उनसे बनने वाले सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो हो तैयार? शेरशाह मूवी वाला हो तैयार? करोगे वार? चलिए शुरू करते हैं। वार करना आप लोग शुरू करिए। पहला क्वेश्चन अपना है कि कुतुबनुमा क्या है? कुतुबनुमा कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? अब देखिए यहाँ मिल गया आपको कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ। तो आप जैसे आंसर सामने देखिए, बता दिए कुतुबनुमा का आविष्कार चाइना में हुआ, ठीक है, चीन में हुआ। लेकिन अब आपसे ये अगर अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप ये बता देना कि कुतुबनुमा का आविष्कार कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। तो आपके एक नंबर अति लघु उत्तरीय वाले या लघु उत्तरीय वाले क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप भी बुक में देखेंगे तो तुरंत मार देंगे। क्या मार देंगे? कि चीन होता है। क्या होता है? चीन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लिखने के समझ में आ जाएगा कुतुबनुमा क्या होता है, तो कुतुबनुमा होता है एक दिशा की सूचना देता है, दिशा सूचक होता है, ठीक है, दिशा सूचक होता है। इसका इसका जो आविष्कार हुआ था चीन में, हान वंश चल रहा था। क्या चल रहा था? हान वंश। कौन सा वंश? हान वंश, ठीक है। हान वंश हान राजवंश के दौरान हुआ था। कब हुआ था? हान राजवंश के दौरान हुआ था। कब हुआ था? लगभग 1200 ईस्वी पूर्व। कब? लगभग 1200 ईस्वी पूर्व इसका आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? 1200 ईस्वी पूर्व लगभग इसका आविष्कार हुआ था। कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। हान राजवंश के समय में हुआ था। अब अगर आपका अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत आराम से बना के लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कुतुबनुमा एक दिशा सूचक होता है। इसका आविष्कार प्राचीन काल में चीन में हुआ था। हाल राजवंश के द्वारा करवाया गया था। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व हुआ था या 206 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। 1200 ईस्वी या 206 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए, तो नेक्स्ट अपना है कि मानक समय रेखा गुजरती है। क्या? जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो आपके पास ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता या फिर इलाहाबाद। देखिए ऑप्शन आपको शहर का नाम दे रखा है। किसका नाम दे रखा है? शहर का नाम दे रखा है। किस शहर से गुजरती है? तो जैसे जो हमारी मानक समय रेखा है तो ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। कहाँ? प्रयागराज जिला के नैनी से गुजरती है, ठीक है। कहाँ से? इलाहाबाद। पूर्व प्रचलित नाम इलाहाबाद था, इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है, ठीक है। ये जो समय है ये ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप ये सब बढ़ा के उसमें लिख देंगे। ये राज्यों से कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये
5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? यूपी से गुजरती है, ठीक है, मध्य प्रदेश से यानी एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ यानी सीएच से गुजरती है, ओडिशा ओडिशा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये इतने राज्यों से गुजरती है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपने और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में भी आया था, याद रख लीजिएगा, 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था, ठीक है, कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब नासा का मुख्यालय इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, इसके 2-3 ऑप्शन दे देता है आपको। ये क्या दे दिया आपको? ये दे दिया कि अमेरिका में स्थित है, कि जापान में स्थित है, कि ब्राजील में स्थित है, कि कनाडा में स्थित है। अब इसके बाद ये शहर का दे देता है, किस शहर में स्थित है, ठीक है, शहर के साथ साथ डेट भी पूछ लेगा, किस डेट को इसकी स्थापना हुई। तो जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, अतिलक उत्तरीय में आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा कि NASA, नासा का फुल फॉर्म, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कहाँ है? तो ये अमेरिका के एक शहर वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ। कौन से शहर में? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका तो पहली बात देश का नाम हो गया, उसके एक राज्य या फिर उनका स्टेट अलग होता है, तो उनके उसमें कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा? नेशनल और हिंदी में पूछेगा, याद रखिएगा। अभी आप लोग सोचेंगे कि इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा रहा हूँ, ये हिंदी में ही लिखना रहेगा आपको। नेशनल एरोनॉटिक्स नॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टेशन, ठीक है। क्या हो गया? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना कब मानी जाती है, इसका शुरुआत कब माना जाता है? तो 1 अक्टूबर 1958, ठीक है, 1 अक्टूबर 1958, ठीक है। स्टेटस का इसको दर्जा मिला था। समझ में आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो पूर्वी घाट से चल के पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, उस स्थान का हमें नाम बताना है। तो ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पे मिलते हैं, कि नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं, कि सतपुड़ा जो पर्वत रेंज है वहां मिलते हैं, कि नेपाल में मिलते हैं। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं, ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रेट रिफ्ट क्या है? ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अब घाटियों से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इन्वेंशन से कुछ पूछेगा कि चीन की दीवार किसने बनवाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इन सबको हमें पढ़ के रखना है। प्रीवियस ईयर से हमें यही आइडिया लगती है कि हमें पढ़ना क्या है, हम क्या पढ़ें जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर जो हमें एग्जाम में फायदा करे। देखिए, मोटी मोटी बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हम आपको बता दें कि आप 5000 क्वेश्चन याद कर लो, 15 क्वेश्चन मैं आपका फंसा दूंगा, तो क्या मतलब है भैया? 5000 में से तो 15 आएगा। मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन दूं और दावे के साथ कहूं कि हाँ 10 क्वेश्चन इसमें से फंसाऊंगा, तो वो बात सही है। ये नहीं कि आप ये पूरी बुक पढ़ लो। मैंने कहा कि तुम मैथ्स के लिए कुछ भी पढ़ लो, SD यादव पढ़ लो या फिर RD शर्मा पढ़ लो या फिर 9th की एयर तक पूरी मैथ्स लगा डालो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो तो जाएंगे ही, जब मैं पूरी बुक लगा डालूंगा तो कहाँ से दे देंगे? डिजिट चेंज करेंगे ना। हमें ऐसा नहीं है, हमें कुछ क्वेश्चन देने हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन देने हैं, उसमें से ये बताना है कि ये क्वेश्चन फंसेगा, इस टाइप से क्वेश्चन फंस सकता है। ये होता है एक्सपीरियंस या फिर ये होती है पढ़ने का आइडिया, तरीका। अब आप जैसे बहुत साथी होंगे जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो किरण की उठाते होंगे तो वो 10,000 क्वेश्चनों का श्रृंखला है उनके पास, पूरी लगा डालिए, आप SSC छोड़ देंगे। मतलब छोड़ क्या देंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्या करना है इतना पढ़ के? इतना पढ़ना का अगर आपके पास समय है तब तो फिर बात ही खत्म है। आप इंटर किए होंगे, अगर फिजिक्स या मैथ से रहे होंगे तो आप KN शर्मा की फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ देखे होंगे,
और कुछ साथी हमारे 2011 से पहले इंटर होंगे या फिर 12 के इंटर होंगे या 13 के इंटर होंगे, तो उनको पता होगा मैथ्स भैया 8-8 किताबें पढ़नी थी, 6 किताबें स्टैटिक्स, डायनामिक्स, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, कैलकुलेशन, ये सब पढ़नी थी। तो धीरे-धीरे चीजें छोटी हो रही हैं, तो हमें छोटी चीजें पढ़ के और अपने क्वेश्चंस जल्दी कवर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ग्रेट रिफ्ट घाटी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे फेमस घाटियों में से आती है। ग्रेट रिफ्ट घाटी अफ्रीका। ऐसे घास के मैदान आपसे पूछेगा तो घास के मैदान कौन कहाँ से, जैसे पंपास है, अर्जेंटीना, ऐसे पूछता रहता है। डाउन्स, डाउन्स कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। डाउन्स को बाउंस से याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया, अगर कुछ भाई बहन क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा ना, ऑस्ट्रेलिया वाले बादल खतरनाक होते हैं, बाउंसर मारता है, जैसे मिचेल स्टार्क है और जॉनसन था, ब्रैटली था, क्या मारता था? बाउंसर मारता था ना। बाउंसर ऑस्ट्रेलिया वाले ज्यादा मारते हैं, बाउंस से डाउन्स, ऐसे रट ली। कोई भी ट्रिक आप किसी के नाम से और किसी भी अपने खास लोगों से मिल के ट्रिक निकाल लें, याद कर लें, सॉलिड है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, अब क्या बताना है आपको कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, जो सबसे लंबी तटरेखा क्या होता है? जो समुद्र के किनारे, तट मतलब किनारा, किनारे पे बसा है। सबसे लंबा कौन सा शहर है? पहले महाराष्ट्र था, जब अलग होके गुजरात बना तो क्या हो गया? गुजरात हो गया। क्या हो गया? गुजरात हो गया, ठीक है। इसकी जो सीमा लगती है लगभग 1600 किलोमीटर लगती है। कितना लगती है? लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास लगती है इसकी सीमा। लघु उत्तरीय में पूछेगा, आराम से लिखना कि हाँ, भारत के बहुत सारे राज्य जो तटीय सीमा से लगते हैं, उनमें से एक है हमारा गुजरात, जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी लगती है, जो लगभग 1600 किलोमीटर है। ये इस शहर के किनारे है, ऐसा फलाना ढमकाना बना के आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था नासा के बारे में। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म आपको क्या बताया था मैंने? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। अब पूछ ले स्थापना, आपको बताया था 1 अक्टूबर 1958, यानी 1 अक्टूबर 1958, ठीक कर देंगे आराम से, 1 अक्टूबर 1958। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगर कोई साथी साथ गांव से रिलेट की बात ही छोड़िए, कहीं से भी रिलेट होंगे, आपके पंचायत चुनाव के बारे में पता होगा। सिटी में रहते होंगे नगर निगम, पार्षद, इन सबका चुनाव होता होगा। गांव में रहते होंगे तो ग्राम प्रधान का चुनाव होता होगा। तो इनका जो कार्यकाल होता है, यह हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है। क्या होता है? हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड था, ठीक है। मतलब पंचायत चुनाव से रिलेटेड था, कितने स्तरीय होगी, कैसे कैसे होगी, तो ये सब उसी से रिलेटेड हमारा था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक काल में जो मुखिया होता था, कौन होता था? मुखिया जो होता था, ग्राम का मुखिया होता, वो क्या कहलाता था? तो जो ग्राम का मुखिया होता था उसको क्या कहते हैं? ग्रामड़ी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामड़ी कहते थे। वैदिक काल पुराने काल की बात है, वहां के जो मेन होता था, सरपंच होता था, उसको ग्रामड़ी कहते थे। अभी हम लोग सरपंच, प्रधान, मुखिया जी कुछ भी कह लेते हैं, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अपना है, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो आपके पास क्या है? कालीबंगा है, चंदगुदड़ो है, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है। ये सब क्या थे? ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के शहर में से आते थे। चंदगुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा, ये सब क्या थे? ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के शहर के किनारे थे। वहीं क्या था? हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा स्थल में क्या प्राप्त हुई थी? कांस्य की नर्तकी, मतलब डांस करते हुए कांस्य धातु की नर्तकी प्राप्त हुई थी। तो ये कहाँ से, किस शहर से प्राप्त हुई थी? जैसे कालीबंगा है आपके पास, मोहनजोदाड़ो है आपके पास, चंदगुदड़ो है, हड़प्पा है, तो ये कहाँ से मिली थी? तो ये हमें हड़प्पा सॉरी मोहनजोदाड़ो से मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से और क्या मिला था? तो मोहनजोदाड़ो से आपको बहुत बड़ा स्नानागार मिला था। क्या मिला था? स्नानागार, अन्नागार, ये सब कहाँ से मिले थे? मोहनजोदाड़ो से मिले थे, ठीक है। चूड़ियां कहाँ से मिली थी? चूड़ियां हमें कालीबंगा से मिली थी। तो जुते हुए खेत के परिणाम या हल के, ये सब कहाँ से मिलते थे? वहां से मिलते थे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है हड़प्पा की खोज किसने की थी और कब हुई थी? तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो कब हुई थी? वो 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने करवाई थी? तो वो जो मेन थे हड़प्पा की खुदाई का, मेन होता है हमेशा भैया, नाम मेन का होता है, चाहे जितने मजदूर, चाहे जो काम करे। आर्मी लड़ाई लड़ती है, नाम को होगा जो उसका कमांडर या कंपनी कमांडर या फिर जो भी होगा, मेन होगा।
पढ़ेंगे लिखेंगे आप, नौकरी आप लेंगे, नाम कोई और लेके जाएगा, अरे मैंने पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन मैं नहीं लूंगा। आप लोग अपना अपना श्रेय मेहनत करेंगे, मैं आपको ही अपना नाम दूंगा, लेकिन पढ़ लीजिए, परसेंट आपके अच्छे बन जाए। कहने का मतलब खाली इतना है। तो जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी वो दयाराम साहनी ने करवाई थी। किसने? दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई करवाई गई थी हड़प्पा की खुदाई। इसकी खुदाई, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई गई थी। ठीक है, समझ में आया? तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि दो ओ सॉरी ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दैट मींस समझते हैं ग्लोब, आप पता है ना अंडाकार टाइप में होता है, तो जो सबसे कम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, उनके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, या कौन सी होती है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं, या 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जो एक, तो जो 180 डिग्री होती है, क्या होती है? तो 180 डिग्री देशांतर होती है, क्या होती है? 180 डिग्री देशांतर जो होती है उसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 180 डिग्री देशांतर। क्या? 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के सतह पर होती है इसको काल्पनिक रेखा बोलते हैं। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है काल्पनिक रेखा किसको बोलते हैं, तो आप ये बता के आएंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को काल्पनिक रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक रेखा भी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे, जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, वो लोग खाते क्या थे, उनका मुख्य भोजन क्या था? तो भैया जो उगाएंगे वही खाएंगे, जो उगाएंगे वही तो खाएंगे ना। तो उनका मुख्य भोजन क्या था? पहली बात तो वो अनाज खाते थे, फल खाते थे और साग सब्जियां खाते थे। ठीक है, और कुछ लोग उसमें थे जो मांसाहारी भी थे। तो क्या वो उगाते क्या थे? वो उगाते थे, गेहूं उगाते थे। क्या उगाते थे? गेहूं उगाते थे, चावल उगाते थे, जौ उगाते थे, मतलब ये सभी वो क्या करते थे? अपना उगाते और खाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? देखिए, जब भी आपका लीप वर्ष होगा तो बाकी डे सेम रहेंगे, मतलब मंथ में जितने भी दिन होंगे, वो चाहे लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर बोलते हैं उसको, तो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो या सामान्य साल हो या फिर अधिवर्ष हो, क्या सामान्य वर्ष या अधिवर्ष होते हैं, तो जो बाकी महीने होते हैं वो सेम होते हैं। चेंज क्या होता है? केवल फैब, क्या चेंज होता है? फरवरी केवल चेंज होती है कि कौन सा महीना फरवरी में कितने दिन की रहेगी, क्या होगा, ये केवल फरवरी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो फरवरी में चेंजेस आते हैं, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। कैसे फरवरी हम लोग निकालेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है? जैसे मैंने आपको रैंडम दे दिया 2018, पूछा ये लीप ईयर था या नॉर्मल ईयर था, तो क्या करेंगे आप? देखो, जो लीप ईयर होता है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। क्या कहा मैंने? जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या हो जाएगा आपका? सॉरी सॉरी सॉरी, वो सामान्य वर्ष हो जाएगा। जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। और लीप ईयर क्या होगा? आपका 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। क्या? हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। समझ में आया? तो जैसे 2018 बोला, अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 पंचे 20, कट गया पूरा, 0 आ गया। 18 4 से नहीं कट रहा है, मतलब ये लीप वर्ष नहीं था। 2020, अब 4 के अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है, 4 के काटने का नियम पता है, तो आप क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट काटेंगे, 2 डिजिट कट गया तो मतलब पूरा कट जाएगा। तो 4 पंचे 20, मतलब 2020 आपका 29 की फरवरी थी। ऐसे 2024 29 की फरवरी थी। 28 2028 आएगा, वो भी 29 की फरवरी होगा। ऐसे ही हर चौथे साल क्या होता है? लीप वर्ष होता है। ठीक है, समझ आया? ये देखिए नीचे वही क्वेश्चन आपका आ गया, 2022 में आया था कि लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? हमने आपको बताया ना, 24 में था, फिर 28 में आएगा, तो कितने वर्ष हुआ? 4 वर्ष हुआ, हर 4 साल बाद आता है।
गलत आंसर दिया है। 3 साल बाद आता ही नहीं है, 4 वर्ष बाद आता है हमेशा। ठीक है, हर चौथा साल लीव ईयर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था। कन्फ्यूशियस क्या था? एक दार्शनिक था, महान दार्शनिक था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ? चीन में हुआ था। ठीक है, चीन के तो प्रसिद्ध दार्शनिक, कन्फ्यूशियस का नाम मैंने आपको बताया। एक तो कन्फ्यूशियस था और एक कौन था? एक लाओ त्से था। कौन था? कन्फ्यूशियस और लाओ त्से दोनों चीन के महान दार्शनिक में से एक आते हैं। लाओत्सको, लाओ त्से और कन्फ्यूशियस दोनों क्या थे? दोनों महान चीनी दार्शनिक थे। क्या थे? चीनी दार्शनिक, दोनों महान चीनी दार्शनिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं वो कौन करता है? ग्रह करते हैं। और ग्रह के चारों तरफ कौन परिक्रमा करता है? उपग्रह करते हैं। ठीक है, उपग्रह जैसे पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है, कौन है? मून है, चंद्रमा है। एकमात्र इसका उपग्रह है मून, चंद्रमा। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। 2022, 2023 और 2024 के अति लघु में आया था कि सूर्य की चारों तरफ कौन परिक्रमा करता है। तो सूर्य की चारों तरफ कौन परिक्रमा करता है? ग्रह करते हैं। कौन करता है? ग्रह करते हैं। ठीक है, पता चला आपको? ग्रह क्या, उपग्रह क्या? तो ग्रह क्या होगा? जो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करेगा ग्रह कहलाएगा, और जो ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करेगा उपग्रह कहलाएगा। बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत ज्यादा उनके पास उपग्रह, जैसे पृथ्वी के पास एक है, ऐसे बुध के पास 67 थे, शायद बढ़ के 160 147 या ऐसे ही चले गए हैं। ये करंट वाला डाटा थोड़ा मिसिंग है, लेकिन उधर 64 थे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? क्या वायुमंडल में किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? मौसमी घटनाएं दैट मीन्स की बारिश होना और हवा चलना, या फिर जो भी मौसमी घटनाएं हैं, मान सकते हैं हम लोग ओलावृष्टि होना, ये सब कहाँ होती हैं? तो ये सब जो क्षोभ मंडल है वहां होती है। कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल की लंबाई लगभग कितनी है? तो लगभग 0 से लेके 15 किलोमीटर के आसपास क्षोभ मंडल की लंबाई है। ठीक है, क्षोभ मंडल की लंबाई कितनी हुई? क्षोभ मंडल की लंबाई 0 से लेके 15 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, समझ आया? तो सबसे ज्यादा घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। कितने होते हैं मंडल? तो कुल 5 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं? 5 मंडल होते हैं। बहिर्मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, ये सब क्या होते हैं? 5 मंडल है हमारे पास। सबसे ज्यादा घटित घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के परिवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के परिवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे, गौतमी थे, या फिर पतंजलि थे, या फिर जैमिनी थे? तो सांख्य दर्शन के परिवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि थे।